लोग देख रहे हैं बजट में जो हमें दिखाया जा रहा है उसमें हमने ये चीज़ें नोटिस की कि बहुत सारे दोस्तों को शायद इसका इदराक नहीं है कि इसकी जो इम्प्लिकेशन है वो इंडस्ट्री में किस तरह आएंगी। जिस तरह की टैक्सेशन प्रपोज की गई है और ऑलरेडी अप्लाई की जा रही है और आप लोगों के पैसे काटे जा रहे हैं, और फिर जिस तरीके से हमें एक साल बाद एफबीआर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और मामलात को सॉल्व करना पड़ेगा, इस सूरत हाल में किसी भी एक्सपोर्टर के लिए अपने प्रॉफिट दिखाना, एक ग्रोथ लेके आना काउंटर प्रोडक्टिव है। कोई भी इस सिचुएशन में बड़ा कारोबार इसलिए नहीं करेगा कि वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करना चाह रहा। गवर्नमेंट को हम चाहते हैं कि हम टैक्स में कंट्रीब्यूट करें, ये हमारा मुल्क है और हम ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट चलानी है, मुल्क चलाना है, तो उसके लिए टैक्स और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। जो ट्रस्ट बिल्डिंग एफर्ट है उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले हमारे साथ कंसल्ट किया जाए। हमेशा की तरह इस साल भी अप्रैल में, मई में हमसे जो सजेशंस मांगी गई, सिमैप में हमने उसके ऊपर कंसल्ट किया। हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसने उसके ऊपर डेलिब्रेशंस की और हमने एक कंप्लीट टैक्स सजेशंस गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों में सबमिट करवाई। मेरा ख्याल है वो सिर्फ एक एक्सरसाइज थी जिसको उन्होंने पकड़ के साइड पर रख दिया, और जब ये बजट रिकमेंडेशंस आई तो वो, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक ड्रामा बुरा नहीं कर सकते, ये शायद हमें डरा रहे हैं। उस पर फौरी तौर पे सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी ने रिस्पॉन्ड किया, एक्टिव हुए, कुछ एक्टिविटीज़ की गई जिसमें चैम्बर ने तमाम ट्रेड बॉडीज़ को ऑन बोर्ड लिया। हमारे फैसल इकराम साहब ने उस पर एफर्ट शुरू की क्योंकि वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। उस सिलसिले में जो एक डेलीगेशन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करने के लिए गया, आई वाज पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन जिसने एफएम से और पीएम से मुलाकातें की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कोई असर नहीं हुआ। आज मिजाज के साथ ये बताया गया कि अगर आप लोगों को ज़्यादा टैक्स चाहिए, मुल्क मुश्किल हालात में है, तो हमारे पास उसकी रिकमेंडेशन है, हम आपका रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, हम उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उसमें बड़ी ही रीज़नेबल आज की इस महफिल में कि एक तो पहले तमाम लोग इस बजट की जो रिकमेंडेशन है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों के बिजनेसेस पे आएगी उसको अच्छी तरह समझ लें। हमने इस सिलसिले में तकलीफ़ दी है नासिर साहब को कि वो आप लोगों को ब्रीफ कर पाएँ इसके ऊपर। सेकंड पार्ट में हम हाउस वो पूछिएगा और फिर फाइनली हमें, ताकि इसके बाद, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एफर्ट होगी अगर ये और आप लोग सारे उसमें शामिल हों, तो इसके साथ ही मैं गुजारिश करता हूँ नासिर साहब से कि वो अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें, और उनसे भी माजरत के ये माइक सिस्टम इलेक्ट्रिक शॉर्टेज की वजह से नहीं चल रहा। तो हमारी जो सर्जिकल कमेटी है चैम्बर की, और होपफुली आने वाले दिनों में ये बड़े अहम ओहदों पे भी हमें नजर आएंगे, तो इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ जो है ना भारी वो आने वाली हैं। तो इनकी तशरीफ आवरी का भी मैं बड़ा बड़ा मशकूर हूँ, और होपफुली हम इनके साथ मिलके आगे के जो लाए अमल है उनके ऊपर काम करेंगे इंशाअल्लाह। साहब, मैं काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ सीमा के ऑफिस में, तो आपके सड़क के हालात देख के मैं सोच रहा था कि कुछ तब्दीली नहीं आई आपके काफ़ी अरसे से। बहरहाल अच्छा है कि जब ये 1990 उसके पीछे एक बहुत बड़ी एफ़र्ट थी उस वक़्त के चैम्बर के उहदेदारान का भी और बाकी एसोसिएशन का भी, और जिस तरह से ये लोग फेस करते थे, क्योंकि पिछले जब में बात हुई थी कि क्योंकि 91 के बहुत से दोस्त हमारे 91 के बाद बिजनेस में आए हैं, उन्होंने वो वक्त, हाँ जी, उन्होंने वो वक्त देखा नहीं। तो चूँकि मैंने 90 में शुरू की प्रैक्टिस, 89-90 में, तो कुछ अर्सा मैंने वो उस इरा में गुजारा। हम भुगते रहे। जी, बस आप भुगते रहे हैं, कुछ लोग दोस्त भुगते रहे। तो उसमें बेसिकली ये था कि चूँकि हालांकि उस वक़्त हमारी 6 बिलियन की डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट होती थी, और उसमें भी अब पहले ये भी था कि जी एडिशनल कमिश्नर बैठता था गुजरांवाला में, कमिश्नर बैठता था लाहौर में,
और यहाँ से रिकॉर्ड जाना है, ऋषभ कपूर के पास जाना है, गुजरांवाले जाना है, पूरा पूरा दिन वहाँ बाहर बैठे हुए हैं। और वो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी और जो भी जिस तरह से भी वो मामला होते थे तो बड़ा पेनफुल जिस रास्ते से गुजरते थे। तो उस वक़्त फिर एक तजवीज़ बड़ी सर्कुलेट हुई पूरे चैम्बर में और उसी में फेडरेशन में भी। तो उन्होंने कहा कि जी कि अगर ये फिक्स टैक्स हो जाए तो हम हमारी एक्सपोर्ट जो है हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। और ये हुआ। अब ये 6 से 7, 8, 9, 10 ये इसी रेशो से ये हर साल इसकी बढ़ती गई डॉलर में। तो अब इसमें बेसिकली जो ये जब फिक्सेशन हुई तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था एफबीआर के लिए, क्योंकि उस वक्त सियालकोट का आरटीओ जो था ना वो दुबई था एक किस्म का ना, जहाँ मतलब जिसकी पोस्टिंग आरटीओ सियालकोट में जितने उसने दुबई में पोस्टिंग होगी। तो इसलिए वो अपनी वो तमाम उनकी एफर्ट थी कि जी किसी तरह से ये वापस हो जाए, क्योंकि वो पहली प्रपोजल ही होती है कि जी अगर आपने रेवेन्यू लेना है तो आप इसको नॉर्मल टैक्स में ले जाएं। और हमारे तरफ से चैम्बर की तरफ से बाकी हमारा वो अभी भी जितनी एफटीआर की स्कीम थी सारी की सारी उन्होंने वापस कर दी सिवाय एक्सपोर्टर या एक पेट्रोल पंप की रह गई हुई है। बाकी तमाम जो एफटीआर की स्कीम थी, पहले इंपोर्ट में थी, पहले उसके बाद सप्लाईज पे थी, वो सारी वापस हो गई। तो एक्सपोर्ट जो कि बहुत सेंसिटिव इशू था एक, तो उसमें गवर्नमेंट रियलाइज़ करती थी कि ये कंट्री रहनी चाहिए। दुनिया में हाई टैक्सेशन जो है ये कभी किसी भी डेवलपमेंट का बायस नहीं बनी, चाहे वो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसमें इन्वेस्टमेंट हो। हमेशा ये होता है एक्सपोर्ट खास तौर पे उसमें कि अगर आप इंसेंटिवाइज करते हैं, होना तो यही था कि जी आप वो कहते हैं कि जी कि आप के एक्सपोर्ट जो है फॉर एग्जाम्पल किसी अगर वो अपनी एक्सपोर्ट को डबल करता है तो हम उसका रेट टैक्स हाफ कर देंगे। अगर वो 1.5 करता है तो हम उसका 0.75 कर देंगे। एक इंसेंटिव था कि चलो इसके क्या आप एक इंसेंटिव देते हो तो उसमें मुल्क का फ़ायदा होना था। लेकिन ये बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें अब देखें एक्सपोर्ट का कोई भी इंसेंटिव अब नहीं रहा। आपका DLTL ख़त्म हो गया। आपका EFS में जो लोकल आपकी जो थी सप्लाईज पर जो था उन्होंने ज़ीरो रेटिंग वो ख़त्म कर दी। ठीक है, इस तरह से आपका एक्सपोर्ट रीफाइनेंस जो है उसका कॉस्ट इतनी बढ़ गई। ये सब चीज़ें जो है कोई भी ऐसा आपको कदम नज़र नहीं आता कि जो जिसमें कि आप कहें कि जी के गवर्नमेंट की कोई ऐसी इंटेंशन है कि जहाँ पे एक एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, इनकरेज किया जाए, जो कि हम वो कहते हैं कि जी कि ये बैकबोन है हमारे। के बाद लोगों को पता चली चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल में आ गया है तो क्या फ़र्क पड़ा, चलो थोड़ा बहुत टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि टैक्स का इम्पेक्ट क्या होगा। एक तो वो एक सोशल इम्पेक्ट है ना कि जी आपने जाना है, आपने रिकॉर्ड पेश करना है, आपने नेगोशिएट करना है, वो वो उससे हट के जो अगर आप अमाउंट अपनी जो टैक्स में अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे उस पर उसका इम्पेक्ट क्या होगा टैक्सेशन का, वो हमारा फोकस है आज का। कि जी आपको अंदाज़ा होगा जी कि जब ये नॉर्मल ये में जाते हैं अगर आप तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा, हाउ मच यू विल हैव टू पे टैक्स। यानी हम देखेंगे अभी के यानी बाज़ केसेस में टैक्स का वॉल्यूम जो है, टैक्स का वॉल्यूम वो 11 गुना हो जाता है, 14 गुना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। किन किन सूरतों में होता है उसके बारे में जिस चीज़ की जो ब्रैकेट होगी वो उसमें अपने आप वो देख सकता है कि जी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इसमें टैक्स रेट आपको पता है कि पहले जब शुरू हुआ था ये 0.5% था, फिर ये 0.75 हुआ, फिर 1% हो गया, और ये 1% बड़े अरसे दराज से चला रहा था। और शायद अगर इसमें वो इस साल 1.25 कर देते, लेकिन इतनी ज़्यादा जो फ्यूल प्राइस ना होता, लेकिन उन्होंने चूँकि ऑल टुगेदर पूरी स्कीम को चेंज कर दिया, उस वजह से बेसिकली जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ख़तरनाक है। अभी हम जो बात करेंगे वो सिर्फ ये कि जो आपने इनकम डिक्लेयर करनी है, क्योंकि आपको अब अपनी नॉर्मल इनकम पर नॉर्मल टैक्स लगना है और उसको डिपार्टमेंट ने असेस करना है। बाद में आपने डिक्लेयर करना है कि मेरी ये सेल है, मेरा ये एक्सपेंसेस है, मेरी तो उसके बाद डिपार्टमेंट करेगा उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो उसमें दोनों में आपको बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। और अगर आप देखेंगे कि जी कि आपका जो इंडिविजुअल AOP है उसको तो बिल्कुल उन्होंने उसका तो बेड़ा गर्क ही कर दिया है।
जो लगता है जैसे कि थोड़ी सी बड़ी कंपनी है और यूपी में है, वो तो सर्वाइव नहीं कर सकती टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी इंडिविजुअल यूपी और कंपनी होगी, उसमें जो मैक्सिमम रेट होगा वो 45% होगा। फिर अगर सीट कर जाए यानी 1 करोड़ से बढ़ जाए तो वो 45% के ऊपर 10% सरचार्ज, यानी 49.5% आपका स्टेट टैक्स है अगर आपकी इनकम जो है वो 10 मिलियन से एक्सीड करती है। यानी इसका मतलब ये है कि 50 आधे पैसे तो गए, ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि एक तीसरा टैक्स है सुपर टैक्स, और सुपर टैक्स जो है वो लगता है जिसकी 150 मिलियन से ज़्यादा हो इनकम ये इनकम पर है। सुपर टैक्स इनकम पर, नेट इनकम टैक्सेबल जी, कंपनी पे सब पे है, कंपनी एओपी सब पर है। इसका मतलब ये जी इसका मतलब है कि जो लिमिटेड कंपनी है जब वो अपने नेट इनकम डिक्लेयर करेंगे उनका 29% जी, और जो और अगर उनका इनकम 10 नहीं, अच्छा मैं ना कंपनी की इनकम एक है, एक इंडिविजुअल इनकम है जी, सैलरी। जब आप प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं, कंपनी की इनकम के बाद आप सैलरी लेते हैं, उस पे टैक्स है या नहीं उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उसकी बात नहीं भी कर रहा मैं। बात तो करें इस वक्त कंपनी की एक प्रोप्राइटर तो है, वो अकेला तो उसके अगर 10 मिलियन से ज्यादा इनकम आ जाएगी, या पार्टनरशिप में भी 3 पार्टनर है, 10 मिलियन से ज्यादा इनकम आएगी तो उन पे 10% से चार्ज लगेगा। मीन्स के अगर उनको करोड़ में प्रॉफिट हो गया है तो उसमें से 55 लाख 1 करोड़ 10 लाख रुपया हो गया है तो उस पे 55% ऑफ दी जो आपका जो टैक्स बनता है उसके ऊपर जो 45% है, ठीक है, उसके ऊपर बनेगा। फिर अगर आपकी 10 मिलियन से ज़्यादा इनकम है सरचार्ज, ठीक है। फिर यह है सुपर टैक्स। सुपर टैक्स जो है अगर आप टैक्स लगेगा 1% से लेके 10% तक, यानी आपकी 150 है तो 1% है, अगर 250 है तो 2% है, अगर वो पूरा स्लैब है। 500 मिलियन से ज़्यादा है तो 10% ऑफ द इनकम आपका सुपर टैक्स है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के लिए 39% हो गया, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 39% हो गया, ये 29 वो और 10% सुपर टैक्स, ठीक है। और वो तो इसके अलावा है, इसके अलावा जो विथहोल्डिंग टैक्स है, आपको पता है कि उन्होंने 1% कर दिया है मिनिमम, और 1% एडवांस टैक्स है, तो ये 2% जी जो रियलाइज सेल आती है उसमें, हाँ जी, वो उसमें 1% आपका मिनिमम टैक्स है, वो आपका चाहे आपका लॉस भी शो करे तो वो आपने पे करना है, ठीक है। टैक्स प्रोविजन बनानी पड़ेगी पहले से ही साल के शुरू में? नहीं जब आप इनकम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। जब आप बनाने की जरूरत नहीं है वो जब आप बनाएंगे ना, जब आप फाइल की, आप टैक्स लायबिलिटी आपकी बन के आ गई। अच्छा ये अपना कुछ मैंने बनाए थे कि अगर आपकी जो एक्सपोर्ट है वो अगर 25 करोड़ है या 50 करोड़ है या 1 बिलियन है, 5 बिलियन है या 10 बिलियन है, तो उसका करंट क्या आप पे कर रहे हैं और आपका फ्यूचर टैक्स क्या होगा उसके बारे में ये WWF जो है ये 2% ऑफ दी 4% ऑफ इनकम जो हम अब पे कर रहे हैं। तो अगर 250 मिलियन की आपकी रेवेन्यू है, सेल है, एक्सपोर्ट सेल है, तो उस पर आप इस वक्त 1.08% पे कर रहे हैं इंक्लूडिंग WWF। जो WWF